दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अशरफ शरीफ का सलाम। नादर कराम, आज का ये इंटरव्यू बड़ा इम्पोर्टेंट है और क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। आपने हमें अपने कीमती वक़्त से नवाज़ा और पूरी पाकिस्तानी कौम बल्कि दुनिया भर में इस वक़्त आपकी आवाज़ को सुना भी जाता है और आपको जाना भी चाहता है। वजह शोहरत ही पाकिस्तानी अवाम को मालूम है कि इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए और इंटरनल विंग के लिए आप जो हैं वो वाले जान बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ ज़ाती नौयत के आपसे कुछ सवालात करूँगा 2 से 3 और फिर हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो सियासी सूरत-ए-हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे साहब सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि इस वक़्त जो आपके पीछे ट्रोलर्स छोड़े गए हैं 2 से 3 किस्म के जो प्रोपेगेंडाज़ इस वक़्त हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। एक जानिब तो आपको कहा जाता है कि आप जो हैं वो रॉ के एजेंट हैं। तो दूसरी जानिब जो है वो ये भी कहा जाता है कि आपको खुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ से बाहर भेजा है और आप जो हैं वो मखसूस तबके के खिलाफ जो हैं वो सिर्फ़ वीडियोज़ कर रहे हैं, यानी कि बादशाह बाक़ियात और ये सारा मामला और आपको उनके खिलाफ जो है वो लॉन्च किया गया। जी। उज़ैर देखें, ये पुराना सबसे पुराना इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन का तरीका ये होता है कि अगर किसी बंदे की क्रेडिबिलिटी को आपने ख़राब करना है तो उसके बारे में कन्फ्यूजिंग नैरेटिव फैला दिए जाएँ, 2-3 किस्म के कन्फ्यूजिंग नैरेटिव फैला दिए जाएँ। और ताकि अवाम जो है वो उसकी बात सुनने के बजाय इस बहस में पड़ जाए कि यार ये है कौन और क्या कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इंतहाई मेरे अजीज जान, आप कैप्टन हैदर मेहदी को सुनते रहेंगे, उनको एक इंतहाई सीनियर, मेरे वालिद साहब को भी जानते हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं। उन्होंने एक कन्वर्सेशन की और कन्वर्सेशन मैंने पढ़ी तो उन्होंने उनको कन्वर्सेशन की कि यार तुम ये आदिल राजा को जानते हो, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है कि ये एजेंट है, लेकिन मुझे क्योंकि ये कहा गया कि एजेंट है तो फिर मैंने इसको सुनना शुरू कर दिया और मैं उसको जू जू सुनता हूँ, मैं तू तू उसका मजीद जो है उसका जो है वो फैन होता जाता हूँ, उसका सपोर्टर होता जाता हूँ, क्योंकि मुझे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मुहिब वतन पाकिस्तानी नजर आता है। और जो वो बातें कर रहा है उनसे इंतहाई ताकतवर तरीन लोगों को शदीद तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और अब वो मेरे से बराह रास्त जो है राब्ते के अंदर भी हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, खामोश मुजाहिदों में से एक खामोश मुजाहिद ही बन गए हैं। बहुत से इस तरह के लोग हैं जो जिनको ये प्रोपेगेंडा तो किया जा रहा है, क्योंकि देखिए आज तक 75 सालों में उज़ैर ये बात किसी ने की नहीं ना इस बिल्कुल। तरह। और महकमे के अंदर से आके किसी ने नहीं बात की, बाहर से जो आता है उसको आप गद्दारी का फतवा दे के आप फेंक देते हो। मुझे आप कैसे गद्दारी का फतवा दो? मैं तो आज रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले तक इन्हीं इदारों के साथ बैठ के 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ा था और अपना मीडिया सेल इनके साथ बैठ के चला रहा था, इनका इनसाइडर हूं मैं। तो मैं जब उस वक्त तक गद्दार नहीं था, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मैं गद्दार कैसे हो गया? और जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तो ऑन रिकॉर्ड के ऊपर है, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा। और क्या मेरे बात जो है वो मुअज़्ज़ज़ शहरियों को, मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों को गैर कानूनी तौर के ऊपर अगवा करके, उनको बराना करके, उन पर तशद्दुद करके उनकी वीडियोस नहीं बनाई गई क्या? ये तमाम हकीकत नहीं है। तो इसलिए ये बजाय इसके कि ये प्रोपेगेंडा सुने और अपना ज़हन बनाए, मेरे ख्याल में सुनना चाहिए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ये कहते हैं फौज के खिलाफ, और मुझे तो एक तरफ कहा जाता है फौज के खिलाफ, दूसरी तरफ कहा जाता है कि नहीं ये प्लांटेड बंदा फौज का है। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को कहता हूं कि आपका जवान और आपका अफसर रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपकी खातिर कुर्बानी दे रहा है। आप पूरे के पूरे इदारे को जो है वो बदनाम ना करो। चंद काली भेड़े हैं जो ये काम कर रही हैं, उनके ऊपर उनको ही टारगेट करो, उनको फोकस करो, ताकि ये गलतियां दोबारा ना दोहराई जाएं। तो आपके सामने है, पाकिस्तानी अवाम जज है और इस वक्त 92% अल्हम्दुलिल्लाह कौम मुझे सपोर्ट करती है, अप्रूवल रेटिंग है। तो 8% लोग, तो आपको पता है कि लोगों ने तो नबियों को भी नहीं बख्शा फिर। ठीक है, मेरे साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक़्त ये परसेप्शन भी पाई जा रही है कि जनरल बाजवा के दौर में तो आप खुलकर उनके खिलाफ वीडियोज़ भी करते थे, उन पर तनकीद भी करते थे, डर्टी हैर ये सारा ग्रुप जो है क्योंकि उस वक़्त जनरल बाजवा जो है वो आर्मी चीफ थे। लेकिन जैसे ही नए आर्मी चीफ आए हैं जनरल आसिम मुनीर, तो ये परसेप्शन क्रिएट की जा रही है और आपकी व्लॉग से लगता भी है कि कहीं आप जो हैं वो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। कहीं डील का मामला तो नहीं चल रहा है कि आप बैकडोर्स के ऊपर डील करके वतन वापस आना चाहते हैं? उज़ैर, वतन वापस कौन नहीं आना चाहता, लेकिन मुझे तो मेरी वालदा ने भी कहा हुआ है कि सबको इमरान खान साहब हुकूमत में इंशाल्लाह आ जाएंगे, आ भी जाए तब भी तुमने वापस नहीं आना, क्योंकि ये लोग बड़े कमीने लोग हैं जिनको तुमने नंगा ऐसे ही किया है, है। ठीक है। ऐसी अभी है। बात है कि एक नया सिपा सालार आया है, उसको 5 से 6 महीने
एक आइडली देने चाहिए उसकी पॉलिसीज को जज करने के लिए। और अगर आप पहले दिन से ही उसको क्रिटिकल प्रोपेगेंडा उनके, ये नहीं मैंने उनके खिलाफ बात नहीं की, उनके उनको और उनके साथियों को जो है वो चाचों के कह के जो लोग वो बड़ा बुरा मानते हैं, ये नहीं कि मैंने उनको एक्सपोज नहीं किया। उनका ताल्लुक आर्मी चीफ का डर्टी हैरी से मैंने नहीं बताया, कौम को बताया मैंने उनका क्या ताल्लुक है जब वो डीजीपी थे और ये सेक्टर कमांडर सिंध था। हैविंग सेड दैट यार, अगर इट्स ओनली फेयर कि आप उनको 5 से 6 महीने दो, उसके बाद आप उनको जज करो। आप पहले दिन से ही अगर उनको जज करने लग जाओगे तो फिर हमारे लिए कौन फिर तब्दीली लाएगा पाकिस्तान के अंदर? कौन, किससे आप तवक्को करते हैं कि ये जो बदमाशों का बदमाशिया, जिसको क्लेप्टोक्रेसी अंग्रेजी है जिसकी, उर्दू में उसको बदमाशिया ही कह सकते हैं, इस बदमाशिया को काबू करने के लिए आपको सबसे बड़ा डंडा जिसके पास है वही काबू कर सकता है, और वो डंडा आर्मी चीफ के पास ही है। तो फिर आपकी कुछ उससे एक्सपेक्टेशन होती है, तो अगर वो नहीं करेगा तो क्या फिर हिंदुस्तान का आर्मी चीफ आके करेगा यार? कौन करेगा? आपने उम्मीद उससे रखनी है ना, तो उसको इतना मौका आपने देना है, उतना आपने उसको स्पेस देना है, आपने इतनी उसको सपोर्ट देनी है, उसके बाद आप उसको जज करेंगे ना। तो अभी उस मैं इसलिए बार बार पहले दिन से एक ही बात कर रहा हूँ कि यार 6 महीने कोई भी आर्मी चीफ हो, बाजवा भी जब आया था चीफ लगा था, तो वो शुरू से नवाज शरीफ ने उसको चीफ जब लगाया था तो उसको सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन एक व्हील सेट इन मोशन था, वो उस वक्त कुछ नहीं कर सका। पहले 6-7 महीने लगा के उसने अपने बदले लगाए थे। हर आर्मी चीफ को इतना टाइम लगता है, तो इसलिए मेरे ख्याल में जरा जहन का इस्तेमाल भी करना चाहिए साथ साथ। और यही हमारा मुल्क है, यही हमारे लोग हैं, इन्होंने ही मामलात को ठीक करना है, इनमें इसी हालात को बेहतर होना है। जी ठीक है। मेरे साहब ये बताइएगा कि इस वक़्त अंदरूनी खाना लड़ाइयाँ जो हैं वो आप बता रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं और तसलसल से आप बता रहे हैं व्लॉग्स में कि जनरल स्टाफ ग्रुप और जो अपारा ग्रुप है वो एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। तो ये अंदर खाने जो लड़ाइयाँ चल रही हैं और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी असरअंदाज़ होती हैं। तो क्या समझ रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये अपारा ग्रुप जो बड़ा माफिया बना बैठा है, क्या इसको ये जनरल स्टाफ ग्रुप जो है वो हरा पाएगा? राणा साहब, हिस्टोरिकली पाकिस्तान की तारीख से साबित होता है कि चाहे बेनजीर का DGISI जनरल कल्लू हो, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल लगाया, चाहे नवाज शरीफ का DGISI जनरल जियाउद्दीन भट्ट हो, इन्होंने जब भी टाकरा लिया है GHQ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जनरल स्टाफ ब्रांच के साथ, तो जीत हमेशा तारीखी तौर के ऊपर GHQ की हुई है, जनरल स्टाफ ब्रांच की हुई है। क्योंकि एक तो वहां पे अफसर भी तगड़े बैठे हुए, स्ट्रेंथ भी उनकी ज्यादा है और पावर भी उनकी ज्यादा है, और सपोर्ट नेचुरली उनकी तरफ ही होती है पावर डायनामिक्स के अंदर, इंटरनल पावर डायनामिक्स के अंदर। तो यहाँ पे भी जीत मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के अंदर तो जो है वो आर्मी चीफ ही की मुझे जनरल स्टाफ ब्रांच की नजर आ रही है। सिर्फ उनकी कुछ कमजोरियां हैं जो मैं बार बार कोशिश करता हूँ आइडेंटिफाई करने की, जिसकी वजह से मेरे ऊपर मजीद जो है बदतमीजी और गद्दारी के ठप्पे लगते हैं। लेकिन बहरहाल कमजोरियां हैं। कमजोरी ये है कि डर्टी हैरी जो है वो बाकी सिस्टम को बाईपास करके अपना पुराना ताल्लुक जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उस चक्कर में उनसे 1-to-1 हुआ हुआ है, अपना DGI को भी उसने बाईपास किया हुआ है। तो ये कुछ कमजोरियां हैं जिनके ऊपर काबू पाने की जरूरत है, और मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के अंदर काबू पाया जा सकेगा। क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम का तारुफ ही अरशद शरीफ शहीद के अल्फाज के साथ कराया, तो अरशद शरीफ शहीद के नामजद मुल्जमान को जब तक कानून के कटहरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, जब तक उनका एहतसाब नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक जनरल आर्मी चीफ जो है उनकी एक ही तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इस वक्त, जो उन्होंने विजिबल कह भी दी है, हर जगह जाके कहते हैं, तमाम की तमाम फॉर्मेशन में कहते हैं कि मैंने फौज का इमेज रीबिल्ड करना है, ठीक करना है। तो इमेज तो रीबिल्ड और ठीक तभी होगा जब अरशद शरीफ शहीद के नामजद मुल्जमान का एहतसाब होगा, जिसमें डर्टी हैरी शामिल है। ठीक है। मिर्ज़ा साहब मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है जो अरशद शरीफ शहीद की जो वालिदा हैं उन्होंने जो एफआईआर के लिए नामज़द की और सुप्रीम कोर्ट को जो दरख्वास्त थी उसमें डर्टी हैरी का नाम और जो जिंदा शैतान जिनको अरशद शरीफ कहा करते थे जो शफीक गालिबन उनका नाम है और फिर DGISI का नाम आया उसमें सिटिंग और साबिक आर्मी चीफ का नाम आता है। तो ज़ाहिर है ये इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियाँ हैं और इस पर आइन ये बताता है कि इनको सज़ाए मौत होगी। तो जिस तरह से आप अपने व्लॉग्स में भी बताते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ इंक्वायरी अंदर से शुरू हो चुकी हैं। जनरल आसिम मुनीर ये भी कह रहे हैं कि फौज का इमेज जो है वो बिल्डअप करना है। तो क्या आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह से जनरल फैज़ का किरदार आपने बेनकाब किया, पूरी कौम के सामने आपने रखा और जनरल बाजवा, क्या इनका कोर्ट मार्शल होता हुआ आप देख रहे हैं? बदकिस्मती से राना साहब, यहाँ पे इशू हमारे यहाँ ये है कि हमारा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या फौज है वो प्रेसिडेंट्स के ऊपर चलती है। जिस तरह पहले हुआ उस तरह छापे के ऊपर चलती है, और आज तक किसी क्या? आर्मी
का एहतसाब, जो सबसे बड़ा एहतसाब हुआ वो ये हुआ कि मुल्क तोड़ दिया याया खान ने, तो याया खान को हाउस अरेस्ट कर दिया गया जबरदस्ती, ठीक है, ये सबसे बड़ा एहतसाब हुआ। हालांकि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा था कि उसका किस किस्म के चक्कर, शराब और शबाब की महफिलें किस किस्म की वो लगाता था, ढाका में किस किस्म की लगी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान पे तवज्जो नहीं दी जा सकती मसाइल के ऊपर, और सबसे बड़ी उनको सजा मुल्क तोड़ने की मिली कि हाउस अरेस्ट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये एक बहुत बड़ा बदकिस्मती है कि कहा गया कि जी आते ही के बाजवा का इमेज फौज का इमेज है, तो अगर वो बाजवे के इमेज को बचाया जाए ताकि फौज का इमेज बच सके। इस तरह की जब गलत फहमियां, ये जो 80 और 90 की दहाई में जो बाबे फंसे हुए हैं और ये वही तमाम की तमाम छापे ये दोबारा चलाना चाहते हैं, उसके अंदर आपको नजर ये आता है कि सबसे बड़ा एहतसाब हो भी गया तो ये जलावतन कर दिया जाएगा। आजकल दुबई बैठा हुआ है बेटे के पास, तो बस दुबई लंदन और बेल्जियम के ही चक्कर लगाएगा, पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके एहतसाब की यहाँ पे ट्रेडिशन मौजूद है, जिन लोगों का नाम नामजद मुल्जमान के अंदर शामिल है। और आपको याद होगा कि अरशद शरीफ शहीद की शहादत के तीसरे दिन मैंने तमाम लोगों का आपके सामने कट्टा छट्टा खोल के रख दिया था, और अल्टीमेटली ऐसे लोग कहते हैं कि ये सच नहीं होती, तो अल्टीमेटली आपको 3 महीने बाद वही लोग नामजद मुल्जमान के तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त में वो नाम नजर आए, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद ने अपनी शहादत से पहले अपनी वालदा को, घर वालों को बता दिया था कि कौन लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, ये इंतहाई बात वाजे थी। और फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी जिनको डीआईजी उमर आपको पता है कि शाहिद हामिद साहब के जो है साहिबजादे, उनको ओएसडी बना दिया गया इस वजह से कि उन्होंने लिंक एस्टेब्लिश कर दिया था ब्रिगेडियर शफीक का और ब्रिगेडियर फहीम रजा का लिंक एस्टेब्लिश कर दिया था, और आईएसआई के 3 अफसरान का वो कराची में मेमनगोड थाने में लिंक जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया था। इसकी सजा की पादाश में उनको ओएसडी बना दिया गया, लेकिन वो फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट है, इनके गले में वो फंदा डाला जा चुका है, ये बात साबित हो चुकी है। वही बात जो ये मुझे हवा में उड़ाना चाहते थे, जो अरशद शरीफ की शहादत के तीसरे दिन आपको बताई थी, वही बात एग्जैक्टली साबित हुई है ग्राउंड के ऊपर। अभी फिर बात ये है ना कि इन लोगों के एहतसाब के बगैर जो है वो फौज का इमेज तो ठीक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल। चलें, मेरे साहब 2 से 3 चीज़ें मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूँगा। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल और कराची में आपने देखा वो वीडियोज़ भी मैं शेयर कर रहा हूँ ट्विटर पे ठप्पे पे ठप्पा लगाया गया, और कोर कमांडर कराची भी आपको पता है कि साबिक डीजीआई एसपीआर हैं, और जिस तरह से वो गम-ओ-गुस्से वाली सरकार में उनको अक्सर कहा करता हूँ कि उनकी फैसिलिटी जो है वो खान साहब के लिए थी और उनको लॉन्च किया जाता था। तो क्या समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जिस तरह से वो ठप्पे लगाकर वो पूरी धांधली का जो सिस्टम बनाया गया, तो फार्मूला भी यही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाक, सिंध और बलूचिस्तान देने की कोशिशें हो रही हैं। तो क्या इस ज़िमन में आपको नए आर्मी चीफ और नई एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल होती हुई नजर आ रही है? हालाँकि ये चीज़ें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में खान साहब के खिलाफ हो रही हैं। उज़ैर, इसमें एक बहुत ही बड़ी डायकोटमी, अगेन हिपोक्रेसी नजर आती है कि आर्मी चीफ ये कहते हैं और जीएचक्यू ये कहता है कि हमारा सियासत से यूनिफॉर्म लोगों कोई का ताल्लुक कोई ताल्लुक नहीं है, मिलिट्री का कोई ताल्लुक नहीं है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है। दूसरी तरफ आपको नजर आता है कि अपारा यही काम, इंटरनल विंग यही काम कर रहा है वहां पे। वो आप कहते हो कि यार हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो वजीर आजम के अंडर काम करें, लेकिन अफसरान सारे के सारे जो है वो पाक फौजी के अफसरान है वहां पे, कमांड के ऊपर, कमांड पाक फौज के पास है। और डी फैक्टो कमांड ठीक है वो डेपुटेशन के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में है, लेकिन डी फैक्टो कमांड आर्मी चीफ के पास ही होती है, ये तारीखी तौर के ऊपर ये देखा जाता है। तो ये मलबा आएगा तो आर्मी चीफ के ऊपर ही, और इसलिए ये फ्रिक्शन दरमियान में पाई जाती है। और लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई ये पॉलिसी तो बाजवा चला के चला गया था, अभी ये टाइटैनिक का टाइम जो है इसको शिप मोड़ने में 6 महीने लगने, अभी तो इसको 2 महीने हुए हैं, 4 महीने मजीद आर्मी चीफ को चाहिए, तब ये जाके डायरेक्शन मुड़ेगी। 4 महीने तक ये यही काम चलाएंगे, क्योंकि ये जो डायनासोर इस वक्त बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का खून चूस चूस के लीचे जो है वैम्पायर जो डायनासोर बन गए हैं, ये अपने सर्वाइवल की जंग लड़े हैं। ये जंग आपको मजीद 4 महीने होती हुई नजर आएगी यहाँ पे। तो उसी जंग के सिलसिले के अंदर आपको नजर आता है कि वो ऑपरेशन साइक्लोन की आपको डिटेल बताई थी कि ये सिंध तो जाहिर बात है इन्होंने मिस्टर 10% ने, ये तो एक जरदारी सब पे भारी क्यों आप कहते हैं, क्योंकि भाई वो आपके सिस्टम समझता है, उसको पता है। इमरान खान साहब को भी वो गाइड करता रहा है, उन्होंने बताया कि कौन सा रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन होता है, कौन सा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इलेक्शन होता है। कि सिंध में उसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इलेक्शन करवाया, ठीक है। अब आगे भी वो जी। यही चीज रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मिला के जो है ये इलेक्शन सिंध में कराना चाहता है। बलूचिस्तान में बाप का बाप कौन है वो आपको अच्छे तरीके से पता चल गया है। बाकी पूरे पाकिस्तान में कामयाब होते मुझे कहीं नजर नहीं आते। लेकिन 4 महीने में जनरल इलेक्शन तक यही अगर पॉलिसी चलती रही, और मेरे ख्याल में तो 4 महीने में जनरल इलेक्शन जो है वो हो जाना है, तो फिर नजर आ आपको रहे हैं। ही काम होता नजर आएगा आपको, ठीक है।
यही आपको काम होता नजर आएगा, क्योंकि इमरान खान को ये जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब है कि इमरान खान 2/3 से भी ऊपर मेजोरिटी के साथ आ जाएंगे और वो इनको अपनी ठीक मौत है। का परवाना नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए इमरान खान को जो है ये मुकाबला नहीं करना पड़ेगा, जंग लड़नी पड़ेगी इलेक्शन के लिए, जिसके लिए उनको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, नजरियाती कारकुन चाहिए, अपने वर्कर चाहिए एक एक हल्के के अंदर, जो कि आज नजर आया कराची में कि नहीं है उनके पास। वहां पे नजर नहीं नहीं है। उनको ये एक कमजोरी नजर आई उनकी। ठीक है। ये क्विकली आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आपको इमरान खान चाहे उनके पास अवाम की मकबूलियत है और अवाम ने उनको अपना लाडला बना लिया रजीम चेंज के बाद, लेकिन जो इनके ग्रुप के सहाफ़ी हैं जो कि डर्टी हैरी और बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट के प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो कि पहले एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ रखते थे, सलीम साफ़ी हों, हामिद मीर हों या फिर सुहेल वड़ाइच हों, वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान की इदारों में कबूलियत नहीं है। तो क्या आपको इमरान खान अगले वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं टेक्निकली तौर पर अगर इदारे जो हैं वो न्यूट्रल नहीं होते हैं? उज़ैर, ये तो इदारे भी मानते हैं कि इमरान खान अगले वजीर आजम है, ये तो उनको भी पता है। ये तो सिर्फ उनको आप उनकी मेजोरिटी को कम करने के लिए वो ये तमाम हरकतें कर रहे हैं। कबूलियत नहीं है इनकी, इन लोगों की बातों की क्या अहमियत है? कबूलियत अवाम में होना मैटर करता है। अवाम में परसेप्शन जो है ना, अवाम की परसेप्शन, इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी। ग्राउंड के ऊपर क्या रियलिटी है, इदारों में जो है वो कबूलियत नहीं है तो क्या हुआ? परसेप्शन अवाम की क्या है? परसेप्शन इज ग्रेटर देन रियलिटी, परसेप्शन इज मच मोर पावरफुल देन रियलिटी। परसेप्शन ये है कि ताकत का मरकज पाकिस्तान का वो पिंडी नहीं है, अब वो जमान पार्क है, या इमरान खान बनी गाला जाएंगे तो बनी गाला है। ये परसेप्शन मैटर करती है। अवाम इस परसेप्शन के ऊपर वोट देती है, जनरल इलेक्शन में वोट देगी और ये इमरान खान ही आएंगे पावर के अंदर, और कोई पार्टी यहाँ पे पावर में नहीं आएगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन इंजीनियर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मेजोरिटी आरटीएस को बैठा के कोशिश जरूर की जा सकती है, लेकिन इमरान खान, मेरा ख्याल है कि ये कराची वाले एक्सपीरियंस के बाद कोई सद्देबाब जरूर करेंगे। जिस तरह उन्होंने पंजाब का ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, उससे पहले ज़मीनी इंतखाबात में इन्होंने सद्देबाब किया है इनकी हरकतों का। मुझे लगता ये है कि जनरल इलेक्शन के अंदर भी वो इसका सद्देबाब करेंगे, और आना तो इंशाल्लाह इमरान खान नहीं है, ये तो पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है, इदारों ने नहीं है फैसला करना। ठीक है, ये इंतहाई बात ठीक है। वाज़ेह है। अमीर साहब आखिरी क्वेश्चन आपसे करूँगा, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो ये ख्वाजा साद रफ़ीक की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो है वो अब से कुछ देर पहले आई है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी मुदाखलत कर दी है कि अब दिल भर गया सियासी ओहदों से और एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क में मार्शरा लगाया और इमरान खान को कह रहे हैं कि आए बैठ के टेबल पर बात करते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि इस वक़्त नून लीग परेशान लग रही है? क्योंकि नून लीग का में भी ये तासुर पाया जा रहा है कि कहीं इमरान खान साहब ने जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली है, जो इत्तेमाद के वोट में जो इमरान खान साहब ने हशर-नशर करके रख दिया है इन सब का। नहीं नहीं, इमरान खान साहब की कोई डील नहीं हुई एस्टेब्लिशमेंट से, ये तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। लेकिन इमरान खान ने सज्जी दिखा के खब्बी जरूर मारी है एस्टेब्लिशमेंट को, चिड़िया करके। बंदर बेचारे जो है वो परेशान होके जो है ना की कलाबाजी मारते रह गए सिर्फ और सिर्फ। और अब साहब की मुझे खुशी होती है सुन के कि उनको चिड़िया करके ये कहते हैं, और आमतौर पे आज अहमद मीर साहब उनको बंदर ही कह रहे थे। तो ये मुझे बात जो है अच्छी लगी कि सब जो है वो कम से कम देख और सुन जरूर रहे हैं। सिर्फ डर्टी हैरी और एजेंसीज के टॉप बॉसेस जो है वो सिर्फ नहीं सुनते, पाकिस्तान की टॉप ब्रास, मुझे पता है चला कि जो है वो चस्के लेने के लिए भी जो है ना मेरा ट्विटर देखती है। तो लेकिन बात ये है कि हकीकत ये है, हकीकत ये है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो अवाम ने फैसला करना है आगे जाके। और आप जो ख्वाजा साहब की बात करते हैं, तो ख्वाजा साहब मेरे ख्याल में तो एक, आप जानते हैं, पॉलिटिकल वर्कर है, लेकिन नून लीग के लीडर की हैसियत में नून लीग को अपनी मौत इस वक्त नजर आ रही है, इसलिए वो दोबारा से अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जिंदा करना चाह रहे हैं। इतने ज्यादा बदनाम उनको शहबाज शरीफ ने कर दिया अपने एनआरओ 2 के लिए कि अब वो दोबारा से वो अपनी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव का सहारा लेना चाह रहे हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल वो ले सकेंगे। मुझे जो साद रफीक साहब का मैंने बयान पढ़ा वो ये था कि उन्होंने मॉरिसी सियासत का भी जिक्र किया। वो मॉरिसी सियासत तो वो फिर अपनी ही पार्टी को भी जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे थे, जिन्होंने पहले अपना जो है वो मरियम को भेज दिया, फिर हमजा को भेज दिया, अब सलमान को भेज दिया है, फिर मरियम के बेटे को भेज दिया है, जुनेद को भेज दिया है। तो वो मेरे ख्याल में बदल तो अपनी पार्टी को भी फिर वो डिग कर रहे हैं, दरमियान में निशाना बना रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट में मुदाखलत तो आपने खुद मिन्नत तरला करके एनआरओ 2 लेने के लिए आप उनके आगे जाके लेटे हैं। तो अभी चिड़िया वो अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। अभी उनको सियासत में अपनी मौत नजर आ रही है, सियासी मौत नजर आ रही है, तो इस तरह के बयानात वो दे रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल में अगर नून लीग में ना होते तो उनके अंदर सियासी टैलेंट, सियासी वर्कर हैं बहुत बड़े, उनके पास वो लोहे के चने ना बनते, कोई कारगर जो है वो बॉल बेरिंग साबित होते। जो जो
जो हुकूमत का जो पहिया है उसका हिस्सा होते हैं उस हैसियत के अंदर। लेकिन बहरहाल ज्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पे आपको नजर ये आता है कि जो मौरसी सियासी पार्टियां हैं उसके अंदर जाया ही हो रहे हैं। इसी तरह हाथ बांध के आपको खड़े नजर आते हैं, जो कि इंतहाई अफसोस का मुकाम है पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा और बड़ा अच्छा लगा आपसे आज इंटरव्यू करके, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका अपना ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।